फेवरेट सहाफ़ी आगे पीछे जो फिर रहे होते हैं, वो सवाल कर रहे हैं उनसे कि जी वो उधर जेल से जो लोग आ रहे हैं तो वो रोते हुए आ रहे हैं, तो कोई अगर कोई सियासतदान होते, स्टेट्समैन होते तो कहते कि सियासी वर्करों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। पता क्या जवाब दिया आगे से उन्होंने? अच्छा ये तो हमें कहता था कि हमें रुलाएगा। एक इनसे इसलिए भी मुख्तलिफ थे कि वो भी पॉलिटिक्स में वो कंपनी अपनी को फैमिली को आगे लाने के लिए वो कभी भी सरगर्म नहीं हुए थे। मुझे खौफ है कि जी ये रिपीट करेगा। हाँ भाई, तुम पहले इस बात पे आओ कि ये जुर्म है या नहीं। इनिशियली तुमने देखना है कि क्या कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और राजा आमिर अब्बास स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। पेशावर से हमें ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया और आज जिन मौज़ूआत पर बात होगी, एक तो हम डेफ़िनेटली परवेज़ मुशर्रफ साहब की आज तदफ़ीन हुई है और पिछले 1-2 दिनों में बहुत सारी जो हमारे निज़ाम की मुनाफ़िकतें हैं वो भी सामने खुल कर आई हैं। क्या हुआ और क्या क्या किसने कहा, वो कुछ बात करेंगे। कुछ आपको माजी की यादें जो हैं वो भी उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से लोग अपना जो सियासी लॉयल्टीज़ हैं उनको बदलते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, आज भी सलाह मशवरा उनका रहा जारी और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। कहा उन्होंने कि जब जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा तो सबसे पहले ख़ुद गिरफ़्तारी दूंगा और ये मेरी गिरफ़्तारी से शुरू होगी। तो एक भरपूर जवाब दिया उन्होंने नून लीग की क़यादत को, पीडीएम की क़यादत को, और ये बताया कि वो ख़ुद गिरफ़्तारी देंगे। इसी बीच जहाँ पर वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमतें इलेक्शंस जो हैं वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आईजी पुलिस केपीके और चीफ़ सेक्रेटरी केपीके, उनकी तरफ से बड़ा एक वाज़े आज इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि हम तैयार हैं। केपीके की पुलिस, उनको ज़ाहिर है कुछ ज़रूरत है कुछ नफरी की और कुछ वसाइल की, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और ये ऐसी बात है जो बड़ी तकलीफ़ दह है पीडीएम की क़यादत के लिए। इसीलिए शायद पिछले 1-2 दिनों से ये बात हो रही है कि आईजी पुलिस जो केपीके हैं उनको भी तब्दील कर दिया जाए। वैसे पंजाब में इन्होंने उन ऑफिसर्स की कंसंट्रेशन जो है उस पर ये फोकस किए हुए हैं जो जिनके बारे में समझा जाता है कि वो इनके लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार हैं। तो सोहेल चट्ठा साहब हैं, उनको डीआईजी ऑपरेशन से यहाँ पे उनकी खिदमात अब पंजाब में दी जा रही हैं कि इलेक्शन जो है वो तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, कराची के बलदियाती इलेक्शंस की तरह होंगे, किस तरीके से ताकत इस्तेमाल की जाएगी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सब चल रही हैं। आज इसी बीचों बीच शेख रशीद साहब की जो ज़मानत है उसका भी दरख्वास्त ज़मानत उनकी मुस्तरद की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने मुस्तरद की, फ़ैसला भी एक 7 सफ़े का आया। उसमें उस फ़ैसले में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा नहीं लग रहा उस फ़ैसले को देख के कि ये कोई दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला था। वो तो ऐसा लग रहा है कि केस ही उन्होंने डिसाइड कर दिया। तो वो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं जो आगाज़ में मैं आपको एक सुनाना चाहता, कुछ अशार हैं जो एतजाज़ अहसन साहब ने असम्बली में कहे, जो आज की सूरत हाल पर भी बड़ा अप्लाई करते हैं कि आपको अपने हक़ के लिए निकलना होगा, लड़ना होगा, और ये छोड़े नहीं आप किसी पर कि कोई और आपकी जंग लड़ेगा, आपको लड़ना होगा। आइए एतजाज़ साहब क्या फरमा रहे थे कौमी असम्बली में। इसी चौक पर पकड़ कर कातिलों को सज़ा दो, सज़ा दो, सज़ा दो, और ये मत इस पे छोड़ो कि अगले जहान में कोई इंसाफ होगा। यहीं पे इंसाफ करो, यहीं पे अपने हक़ के लिए आगे बढ़ो। और यही बात है जो इमरान खान अपने लोगों को कह रहा है कि निकलो बाहर, और मैं भी निकलूँगा। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ये जो जेल भरो तहरीक है उसमें सबसे पहला बंदा मैं हूँगा। मैं शेख रशीद साहब की जो ज़मानत है उस पर मैं राजा आमिर अब्बास साहब को उनसे मैं इस पर कमेंट लेना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं
मुशर्रफ साहब का जो मामला है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो लोग जो फैज़याब होते रहे उनसे, जिन्होंने मुकम्मल फ़ायदा उठाया, वो जिस तरह की ज़बान उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से इस्तेमाल की, नहायत अफसोसनाक, लेकिन कुछ सच भी हमें सुनने को मिले, वो सब कुछ हम जिक्र करते हैं। राजा आमिर अब्बास, सबसे पहले ये जो मजिस्ट्रेट साहब का फ़ैसला है अदालत का, उसमें फ़ैसला पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे ये ज़मानत का नहीं, ये तो केस ही का फ़ैसला हो गया। देखिए, अल्लाह ना करे कि केस का फ़ैसला भी ऐसा हो जैसे ज़मानत का फ़ैसला क्योंकि ये किसी भी तौर से, जिसको हम कहते हैं कानूनी जो पैराएँ हैं या जो पैरामीटर्स हैं, उसमें कहीं भी ये फिट इन नहीं होता। इसमें कहीं भी जज साहब ने शायद कानून, तो ये तो मजिस्ट्रेट साहब जो उनसे हैं, इनके पास तो डेली दरख्वास्तें लगते हैं कि जनाब लोग, एक कानून है 107 151 कि जी मुझे ख़तरा है, मुझे अप्रीहेंशन है कि मुझे फ़लाँ शख्स नुकसान पहुंचा देगा, फ़लाँ शख्स मुझे मारेगा, फ़लाँ शख्स मुझे कत्ल करेगा। और हमारा कानून कहता है कि आपको अगर कोई ऐसी खौफ है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा आपके इल्म में बात आती है, एप्रीहेंशन है, तो आप जाइए और दरख्वास्त दें। और उसको ये एक तरीके से पाबंद कर दिया जाता है कि आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है और आपने इंफॉर्मेशन देनी है। अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, ओपनली एक इंफॉर्मेशन देता है, ओपनली अपने जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेता है, और मजिस्ट्रेट साहब इसको कहते हैं कि जी ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, जुर्म, वो इसको अभी से जुर्म कहना शुरू हो गए कि जी हम, मुझे खौफ है कि जी ये रिपीट करेगा। भाई तुम पहले इस बात पे आओ कि ये जुर्म है या नहीं। इनिशियली तुमने देखना है कि क्या कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है या नहीं होता। किसी के बारे में कोई बात कर देना ठीक है, चाहे उस जो इंसल्ट हो रही है या कोई ऐसी बात है, क्या जो दफात लगी हैं क्या वो उस पर अट्रैक्ट करती हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ज़माना था मैजिस्ट्रेट्स के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। अब ये फ़ैसला अगर सेशन जज में या आगे जब होगा तो एक 73 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन, और वो एक सियासतदान है, उसका काम है कि उसने बयानात देने हैं। आप चाह रहे हैं कि जी एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, आइन को भी भूल गया मैजिस्ट्रेट कि जी आपका इज़हार राय, हाँ जी इससे पार्टी के दरमियान। भाई आप ये मत भूलो कि ये जो पार्टी की तुम बात करते हो कि दो पार्टीज़ के दरमियान, वो पीटीआई का वज़ीर नहीं है, वो वज़ीर अपनी एक सिंगल सीट का है। वो कौन सी दो पार्टीज़ के दरमियान वो करेगा। पीटीआई का तो अगर आपने करना था खान साहब के ख़िलाफ़ करते, वो ये तो नहीं कि पीटीआई और उसका ये होगा। तो ये चीज़ें थी, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये फ़ैसला आ गया है। और इस फैसले को किसी भी कानूनी पैरा से, किसी भी कानूनी लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप देखेंगे कि जब ये इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा तो फिर ये मजिस्ट्रेट साहब ने, मैंने देखा है कि मजिस्ट्रेट जो फैसले लिखते हैं आधे सफ़े का, एक सफ़े का, 1.5 सफ़े का, इससे ऊपर नहीं जाते। ये इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने जजमेंट दे दी है। दिस शोज़ कि हमारे मुल्क में अभी तक जौन सा है कानून, जौन सा है उसको, जो उसकी मोम की नाक है, उसको कभी ऐसे मोड़ दिया जाता है, कभी ऐसे मोड़ दिया जाता है, जिसका नोटिस ज़रूर आला अदलिया को लेना चाहिए। अच्छा, आप ज़रा परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर आ जाते हैं। और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ा उनका आपस में इत्तेहाद है, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको बिलावल भुट्टो साहब अपना पता नहीं ताया जान कहते हैं, चचा जान कहते हैं, या पता नहीं मामू जान कहते हैं, जो भी कहते होंगे, लेकिन लड़ रहे हैं उनके लिए, मर रहे हैं उनके लिए। मैं आगाज़ जो है वो करना चाहता हूँ, एक आपको वीडियो, एक गुफ्तगू है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, जो उन्होंने कंपैरिजन किया परवेज़ मुशर्रफ का और नवाज़ शरीफ का। तो किसके लिए वो कहती हैं कि मैं जाना पसंद करूँगी, आइए ज़रा ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जानवरों की तरह नवाज़ शरीफ ने हमारे साथ सलूक किया, और मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ जाना पसंद करूँगी। लेकिन अफसोस कि उनकी जमात और उनके जो बड़े चैम्पियन हैं रज़ा रवानी साहब, मैं भी बड़ी उनकी कदर करता हूँ, वो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की और सेनेट में जो इसाले सवाब के मसले पर ड्रामा किया
पीपल्स पार्टी ने, वो एक तकलीफ दे बात थी। और सबसे बढ़ के आप देखें जो जमात इस्लामी, यानी जो लोग फैज़ याब होते रहे, जो मुशर्रफ साहब उनके जो साथ थे, 5 साल तक जमात इस्लामी MMA में रही, KPK में गवर्नमेंट में रही, और अब वो कहते हैं जी हम उनके लिए, वो जो मुश्ताक साहब ने कहा, उनके सेनेटर ने या जो जमात इस्लामी की क़यादत ने एक बड़ा ही उन्होंने ये जमात इस्लामी को एक्सपोज़ किया कि हम तो गुनाहगार लोग हैं, लेकिन ये समझते हैं कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो जो दुनिया के मामलात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। दुआ करना ये तो सबके लिए एक अच्छी चीज़ है, कहा भी गया इसका। फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी जनाजे में आज शिरकत की, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के। उन्होंने जो गुफ्तगू की, आइए ज़रा मैं आपको वो गुफ्तगू भी सुनवा देता हूँ। ये गुफ्तगू जो है फवाद चौधरी साहब की, इसमें बहुत ही उन्होंने चीज़ों का अहाता किया है। और जो लोग आज परवेज़ मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन वो शायद ये भूल गए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो शख्सियत है उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीडिया है, सबसे बड़ी मैं एक ही बात करूँगा, ये जो आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो चैनल्स हैं, जो मिनट मिनट की आपको ख़बरें देते हैं, ये किसी सियासतदान ने नहीं दिया। इनकी हुकूमत रही नवाज़ शरीफ साहब की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी, इन्होंने अपने दौर में अखबारात पर पाबंदी लगाई। इन्होंने जो मीडिया के वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर इन्होंने पहाड़ तोड़े जुल्म के। मोहतरमा के दौर में भी कराची में इवनिंगर्स को बंद किया गया था, और नवाज़ शरीफ साहब के दौर में तो उन्होंने तो बाकायदा तौर पर वो ये लेके आए, ये जो पीका एक्ट जिसका हम बात कर रहे हैं, इसका आगाज़ ही उन्होंने किया था। तो ये जो सारी जो आज आज़ादी है मीडिया की, ये जो इनकलाब है पाकिस्तान में मीडिया का, इसका क्रेडिट गोज़ टू परवेज़ मुशर्रफ। मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और आज पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उनको दफनाया गया। उसमें जो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग थे, जो सर्विंग ऑफिसर्स थे, सब वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे यकीन है कि अगर सैयद आसम मुनीर अगर लंदन में ना होते, जो हमारे चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, अगर वो यहाँ पर होते तो वो भी इसमें शिरकत करते, क्योंकि साहिर शमशाद साहब वहाँ पे थे, कराची के कोर कमांडर भी थे, और 7 4 स्टार जनरल्स जो रिटायर्ड थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो फिर उनका जो भारत के साथ जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, वो भी एक अपनी आप है। मैं एक जो वो भारत में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, ज़रा एक गुफ्तगू उनकी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। इस तरह की कई गुफ्तगू हैं जो मैं आपको सुनवा सकता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सारे जो हैं ये ख़िलाफ़ क्यों हैं परवेज़ मुशर्रफ के? इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि उसने इनकी करप्शन के हवाले से बिल्कुल ओपनली गुफ्तगू की, और परवेज़ मुशर्रफ साहब पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, लेकिन जो वो प्रेज़ उनकी इमरान खान के लिए थी, तो ये चीज़ तो ना मरियम को चैन लेने देती है, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज को, ना बिलावल को, ना आसफ जरदारी को। क्या कहते थे परवेज़ मुशर्रफ इमरान खान के लिए इस क़यादत से जब कंपैरिजन उनका होता था? आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये आपने उनकी बात सुनी और इमरान के हवाले से जो उन्होंने बात की, और आज आप कंपैरिजन कर लें कि ये जो सारे एक लीडर हैं उनके सामने बोनियाँ, यानी इनको देखने, इनकी बात सुनने को भी दिल नहीं करता जब आप इमरान के साथ इनका कंपैरिजन करते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन 40 सेकंड्स हैं। अलीना, यू वांट टू से एनीथिंग टू दैट? सुमित साहब, देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो बड़ी अहम शख्सियत थे, और वो बहुत सी चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते थे। तो अगर वो इमरान खान साहब के साथ ये बात के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और डेफिनेटली सी बात है कि उनको नवाज शरीफ साहब की का भी पता है, बहुत करीब से पता होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी किताबों में काफ़ी उनके बारे में जो भी बोला है वो हमारे सामने है। तो जो भी उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में सफ़ेद का सफ़ेद और काले का काला उन्होंने कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, और जब मैं वापस आता हूँ तो फिर शराजी साहब से भी बात करेंगे, और राजा आमिर अब्बास से भी बात करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे हैं, तुर्किया जिसे आजकल उसका नाम है, उसके बारे में भी मैं एक, नवाज शरीफ साहब क्या करने जाते थे वहाँ पे,
क्या उनके शौक़ थे। और सफ़ीर साहब ने बताया, वो आपको सुनवाता हूँ गुफ्तगू, और फिर अब जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये क्या, इनको क्या कोई डोनट पसंद है या कोई केक खाने जा रहे हैं, ये जा क्यों रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की, और बस एक आखिरी जो एक बात करना चाहूँगा, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि ये जो सारे हुक्मरान आपको नज़र आते हैं, इनके बच्चे, इनके पोते पोतियाँ, और शायद अभी जो पैदा भी नहीं हुए, उनको भी ये लीडर बना के अपनी पार्टियों पर मुसल्लत करते हैं। लेकिन 10-11 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे, उनका बेटा और उनकी बेटी ना वो सियासत में आए, बल्कि बहुत सारे लोगों को उनके नामों का भी नहीं पता। तो वो भी एक इनसे इसलिए भी मुख्तलिफ थे कि वो भी पॉलिटिक्स में वो कंपनी अपनी को, फैमिली को आगे लाने के लिए वो कभी भी सरगर्म नहीं हुए थे। अब आ जाते हैं जनाब कि जब तब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं तुर्की जा रहा हूँ, वहाँ पर ज़लज़ला आया हुआ है, कौम पूरी अपने लोगों को निकाल रही है, रेस्क्यू और रिलीफ़ की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत तो है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब सियासत चमकाने के लिए जैसे यहाँ पे लंबे लंबे बूट पहन के फ्लड में चले जाते थे और पुलिस इनके प्रोटोकॉल के पीछे, अब वहाँ पर क्या तुर्किया करेगी, कैसे इनको संभालेगी। पहले भी एक इसी तरह का वाक़या हुआ, जब पिछली दफ़ा जब ज़लज़ला एक बड़ा आया, आज से को 10 साल पहले, तो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन्होंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं भी जाना है तुर्की, उथे ज़लज़ला आया। तो सफ़ीर उस वक्त जो थे तुर्की में, करामतुल्लाह साहब, वो एक गुफ्तगू है, थोड़ी 1-2 मिनट लंबी है, लेकिन वो आप सारी गुफ्तगू सुने। मैं सुनवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको इनके माइंड सेट का पता चले, ये जो हमारे हुक्मरान है। और फिर हम देखते हैं कि वो तो कबाब खाने गए थे, अब ये क्या खाना चाहते हैं वहाँ पे जाके। आइए ज़रा सुनिए पहले। ये हमारे हुक्मरानों की तरजीहात हैं, और ये बड़े मैंने दुख के साथ ये बात आपको दिखाई है। मेरा मकसद अपने किसी वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन करना नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह की अप्रोच रखते हों कबाबियों के लिए, कबाब खाने के लिए, अब सवाल एक ये पैदा होता है कि अब शहबाज शरीफ साहब को किस चीज़ का शौक़ है, कोई केक, कोई पेस्ट्री, क्योंकि वो टर्की का मीठा बड़ा मशहूर होता है। तो राजा आमिर अब्बास, ये मुझे आप बताइए कि अब ये किसको लेके आएंगे वहाँ से, किसी बेकरी वाले को लेके आएंगे, क्या करेंगे? और ये तरजीहात है इनकी, ये भाग निकले हैं वहीं पे। देखिए समी, ये बात जो कर रहे हैं, क्या ये तुर्कों के तक नहीं पहुंची होगी? क्या उन्हें इल्म नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिशात थी, ये दिली हमदर्दी करने आए थे, और ये दिली उनकी ख्वाहिश थी कि वो उनका फोकस था कबाब और ऑल दिस, यकीनी तौर पे वहाँ भी पहुँची। और जब ये बात उनकी पब्लिक में पहुंची होगी, तो क्या वो तो पब्लिक क्या सोचेगी और क्या उनका पाकिस्तान के बारे में वो होगा। तो अब तो वैसे मॉडर्न टाइम हमारे यहाँ वैसे भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में इन्होंने हेल्थ बंद कर दिया, कार्ड 400 अरब वो जो था वो खत्म कर, लोग इधर दवाइयाँ नहीं मिल रही, 300 गुना दवाइयों की कीमत ज़्यादा है। और ये क्या ड्रामे कर रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड पे तो मुझे याद है वो कोई ऑडियो वगैरह भी लीक हुई थी, तो आपको याद होगा कि जी वो आवाम से ज़्यादा उनको शौक है कि जी इनको प्रेस कर दिया जाए, इनको फैसिलिटी ना हो, बस हमारा किसी तरीके से इलेक्शन का वो सिलसिला चले। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे अभी तरक्की कर गए, मॉडर्न एज है, फूड पैंडा भी आ गया है, कोई ऐसी अब समझ आती है ना फूड पैंडा। लेकिन ये जो नवाज साहब ऑनलाइन मंगा ले कि ये इनके दिल क्यों बंद होते हैं? आप देखें ना, कितने बीमार हो, कुछ भी हो, खाना खाने से नहीं रुकते हैं, तो आपका इतना प्रोटोकॉल, आपको लोगों को आना, आपको वो देना, तो आई थिंक कि उनको खुद ये बात समझ आए। और मैं समझता हूँ कि शायद मुमकिन तौर पे ये आपका क्लिप देख के अस्तगफिरुल्लाह, वो कहाँ समझे, पूरी दुनिया चीख चीख के मर गई। साहब वैसे आप भी ना बहुत ही, मुझे बस मासूम आदमी हैं आप, अल्लाह ताला। देखिए सभी साहब, आपने इससे पहले बेनज़ीर साहिबा का जो शॉट चलाया उसमें भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत ही सख्त बंदे हैं, उन्होंने जानवरों की तरह करते हैं। और ये बेहिसी चेक करें ना, वहाँ पे इतने लोग जो हैं वो उनकी मौत हो गई है और ये वहाँ पर अपने ख्वाबों के सिलसिले में। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने एक अभी सुना है एक और, मैंने वो गुफ्तगू रखी नहीं चलाने के लिए, अभी लंदन में नवाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनके जो फेवरेट सहाफ़ी आगे पीछे जो फिर रहे होते हैं, वो सवाल कर रहे हैं उनसे कि जी वो उधर जेल से जो लोग आ रहे हैं तो वो रोते हुए आ रहे हैं,
तो कोई अगर कुछ सियासतदान होते, स्टेट्समैन होते तो कहते कि सियासी वर्करों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। पता क्या जवाब दिया आगे से उन्होंने? अच्छा ये तो हमें कहता था कि हमें रुलाएगा, हैं हमें कहता था। तो मुझे लगता है कि ये इनको कह रहा था रुलाने की बातें, और मुस्कुराते हुए, कोई उनके चेहरे पर कोई दुख के आसार नहीं थे, कोई शर्म के आसार नहीं थे कि यार पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा है, मैं एक कोई फ़िक्रा ही बोल दूँ, एक कोई लाइन ही बोल दूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या कम से कम ये कह के डिफेंड कर दूँ कि नहीं नहीं ऐसा हमने नहीं किया और वो डर गए हैं, ये ऐसी बात। वो कह रहे हैं अच्छा हंस रहे हैं, ये तो इन्हें रुला रहे थे। जब राजा साहब सोच और अप्रोच ये हो, ये खाली सोच और अप्रोच नहीं है, ये एक एजेंडा भी है उनका, और यही चीज़ें आज आपको पार्लियामेंट में नज़र आई कि उनकी इंस्ट्रक्शंस पे कि जनाब ये जो वो मुशर्रफ साहब का बैरियल है उसमें यही वो एलिमेंट था कि जनाब जाती और वो इंतकाम। मुझे ब्रेक लेनी है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा, और ज़ाहिर शाह साहब भी बड़ी देर से अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह शाह जी आते हैं ब्रेक से वापस, तो ज़रा फिर आपसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। KPK के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस ने आज इलेक्शन कमीशन से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस तैयार है, हमें कुछ नफरी की ज़रूरत होगी, इतनी ज़्यादा हमारे पास नफरी नहीं है, और हो सकता है कुछ वाक़यात भी ऐसे हों, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन ना करवाएं। ज़ाहिर शाह साहब आपके सब्र का बहुत शुक्रिया, और दूसरा मुझे ये बयान कीजिए कि ये जो ख़बरें चल रही हैं कि जी IG पुलिस को हटा दिया जाए, नया बंदा रखा जाए, वो इसी वजह से है कि वो ज़रा एडमेंट नज़र आ रहे हैं कि हमें अगर कहा इलेक्शन करवाने का तो हम करवा लेंगे। लेकिन समी साहब, इससे पहले अगर आप देखें जो रोल गवर्नर साहब अदा कर रहे हैं, ऊपर से तो वो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं CM हाउस में भी टेक ओवर कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमारे एक्टिंग जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको बोलने तक नहीं देते। दूसरा, इस वक्त जो एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि गवर्नर साहब ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, और उसमें ये था कि जनाब कबायली इलाकों के अंदर हालात ख़राब हैं, जो हमारे जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हालात ख़राब हैं, तो इसमें हमें एक APC होनी चाहिए जैसे कि APS के बाद हुई थी, और उसके अंदर फिर जो है हम एक नैरेटिव डेवलप करेंगे कि जनाब इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, जैसे उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सर जो नेशनल इलेक्शन प्लान था उसमें कितनी चीज़ों पर अमल हुआ, और JUIF वो जमात थी जिसने अपोज किया, और एक इन्वायरमेंट जो इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, आपकी बात ठीक है, लेकिन IG साहब के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा ओपनली वाजे कहा है कि वो इलेक्शन अपने वक्त पे ही कराने की कोशिश करेंगे, उनका काम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है। लेकिन जो खत ट्विस्ट करके लिखा गया कि जनाब पहले आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कंसल्ट कर रहे हैं कि आया इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कह दिया, IG ने भी कह दिया। दूसरा जो फोर्स की कमी है वो वाकई है, इस वक्त जो अशराफिया की सिक्योरिटी के ऊपर हमारी फ्रंटियर कांस्टेबलरी लगी हुई है, अगर आप उसको वापस भेजते हैं सुबह, कम से कम मेरे ख्याल में मेरी जो आखिरी इतलात है 10 से 12 ऐसी प्लाटून है FC की जो कि इस वक्त इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में उन अशराफिया की खिदमत पे और उनकी सिक्योरिटी पे लगी हुई हैं, जिनको यहाँ पे सूबे के अंदर होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मेरे ख्याल में टेकअप करना चाहिए, और मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता। आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई तो उसके बाद भी इन्वायरमेंट कैसा था, हालात कैसे थे, लेकिन इलेक्शन हुआ। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आपके पास अटैक्स होंगे, स्पोरेडिक अटैक्स होंगे, दहशतगर्द ज़ाहिरी बात एक गोरिल्ला वारफेयर में लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस किस्म के वाक़यात तो जरूर होंगे, लेकिन एज सच विजिबली कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है जिसकी वजह से अगर आप कहें कि जी उसको बुनियाद बना के आप इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहते हैं और अपने किसी एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। ठीक है राजा साहब, ये अभी आपने शाह साहब की बात सुनी और ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं, आज 2 दफ़ा पहले मिल के गए IG साहब, फिर वापस उनको बुला लिया, कल पंजाब वाले आएंगे, कंसंट्रेशन हो रहा है, वो चट्ठा साहब को यहाँ से भेजा जा रहा है, और एक चुन चुन कर ऐसे अफसर लगाए गए हैं जो 25 मई को भी थे, जिन्होंने जुल्म भी किया, कि वो इलेक्शन, लगता है कि इलेक्शन अगर होंगे भी सही तो एक ऐसा क्योस होगा वहाँ पर, इंतज़ामिया इस तरीके से PDM को और PMLN को सपोर्ट कर रही होगी कि जैसे कराची के इंतखाबात में कंफ्यूज करके और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके ये इलेक्शन में रिगिंग की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो जो IG KP ने बात की है, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ,
तो उन्होंने आइन को मद्देनज़र रख के की है, और उन्हें इल्म है कि आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर हर हाल में इलेक्शंस होने हैं, और अगर नहीं होते तो उसमें अगर कोई इतनी सीनियर पोस्ट के लोग हैं, अगर वो कोई ऐसी इनपुट दे देते हैं कि जो कि उस आइनी अमल को रोकने में इस्तेमाल हो सके, तो कल को ये चीज़ें इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड भी किया जा सकता है कि जो ये डिसीजन लेगा कि ये इलेक्शंस मुलतवी होने हैं, और उसमें जो शख्स भी ये इनपुट देगा कि जी इलेक्शंस नहीं हो पाते, ये सिचुएशन है, वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो है कि ये तो देखें ना, मुल्तान में आरओ को तब्दील कर दिया, शेड्यूल का ऐलान हो चुका, सब कुछ हो चुका, इलेक्शन कमीशन के जो बाइसेस हैं वो तो इस कदर ज़्यादा हैं, और ये जिस तरह आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं पुलिस अफसरान की वहाँ पर, तो कैसे इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन का बाइसेस हैं, वो तो पीटीआई ने उसी वक्त कह दिया था जब केयर टेकर वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट की बात हुई थी, क्योंकि केयर टेकर वज़ीर आला का मकसद होता है कि उसने एक ऐसा इंडिपेंडेंट डे टू डे और इलेक्शन करवाना है बस सर, उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है जो न्यूट्रल होगा। तो आईजी की पोस्ट हो या नीचे पुलिस की हो, उसमें नॉर्मली ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी तमाम एक दरख्वास्त भी चली जाए कि जी ये बायस लोगों की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, उन अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जाता है, उनको रोका जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अदलिया में चले जाएंगे पीटीआई वाले और ये एक बात करेंगे कि जी ये देखिए ये अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि ये तमाम चीज़ें एडअप हो रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे और उनके जो न्यूट्रल रहने की और ये पीटीआई जो है ये उम्मीद कर रही होगी कि हम अगर अदालत में जाएंगे तो शायद हमें रिलीफ मिले। अलीना, व्हाट डू यू से, ये सारे लोग जो पंजाब में अब इकट्ठे कर दिए गए हैं, क्या करेंगे? ये मारे पीटेंगे, लोगों को पकड़ेंगे और निगरान हुकूमत कहेगी कि जी वफाक पकड़ रहा है? समी साहब, मारे पीटेंगे नहीं, वो ऑलरेडी मार पीट रहे हैं। आपने देखा था कि कल किस तरीके से स्टोरीज आ रही थी, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आ रही थी, बाकी सारे लोगों के हवाले से चीज़ें आ रही थी, वो तो हमारे सामने ही है। लेकिन जैसे कि राजा साहब ने कहा, भट्टी साहब जो उनके वो पता नहीं कहाँ पर हैं, आमिर सईद रां जो उनके एडवाइजर थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहाँ पर, वर्करों को पकड़ा जा रहा है पीटीआई के लोगों को। देखिए समी साहब, ये जो बात हो रही है ना इंतखाबात के हवाले से, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ना जेल भरो तहरीक के हवाले से, उन्होंने कहा सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा, तो मेरे ख्याल में इंतखाबात नहीं हो रही है, सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है। और जिसकी तरफ इशारा किया राजा साहब ने कि शायद आईनी एक तकाजा है जिसकी वजह से जो आईजी साहब है वो ये बात करें ताकि रिकॉर्ड पे ये चीज़ें आ जाएं, उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हम तो तैयार हैं, अब आगे आप देख लें आपने क्या करना है। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ ही हैं, ये वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हो रही होंगी, क्योंकि इधर पंजाब में तो आरओ को भी तब्दील कर दिया, तो अभी वहाँ पर कैसी ये अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं केयर टेकर? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सारा चार्ज तो गवर्नर साहब ने संभाला हुआ है, चीफ मिनिस्टर बेचारे तो कोई शरीफ से आदमी है। नहीं, ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं। और उस दिन मेरे ख्याल में जब गवर्नर साहब टेक ओवर कर रहे थे तो ये सवाल उनसे पूछा भी गया कि ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना अपने गवर्नर हाउस पे करते। दूसरा देखिए, इस वक्त पीडीएम की जो आप इस वक्त पीडीएम के नॉमिनीज हैं जो केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं, आप देखिए उनमें तकरीबन 6-7 ऐसे लोग हैं सिवाय कुछ ब्यूरोक्रेट्स के और रिटायर्ड लोगों के, वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी, JUIF, साथ साथ कौमी वतन पार्टी, ये उनके ATM समझे जाते हैं और उनके नॉमिनीज हैं। इनका बैकग्राउंड चेक कर ले, सारे बिलियनियर्स हैं। दूसरे देखिए, जो आप इस वक्त पोस्टिंग ट्रांसफर की बात इससे पहले अलीना ने की, आपने की, इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि तमाम सेक्रेटरीज बदले जाएंगे, उसके बाद तमाम डिप्टी कमिश्नर्स बदले जाएंगे और वो ऑन कार्ड है। और उसमें एक बड़ी टेक्निकल चीज बताऊं, 5 ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। उसमें एजुकेशन है जिसका एक बड़ा रोल होगा इलेक्शन के अंदर, क्योंकि तमाम का तमाम मामला वो होगा। इसके अलावा हेल्थ है, हेल्थ का स्टाफ लगता है इलेक्शन की सुपरविजन के लिए, और 3-4 होम और ट्राइबल अफेयर्स के जो महकमे है वो अभी उनके मुशीर आने हैं। तो अब जो कैबिनेट है 15 अफराद की, उसके बाद 5 मजीद मुशीर लिए जाएंगे जो कि इन तमाम महकमों के हवाले से मुशावरत करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये खतरनाक सूरत हाल होगी। यहाँ भी बिल्कुल ये इंजीनियर्ड इलेक्शन अगर करना भी चाहते हैं, पहले तो इनकी कोशिश है इसको डिले किया जाए, और अगर होते हैं तो फिर ये उसको बहुत ही इंजीनियर करेंगे इलेक्शंस, ताकि अपने मतलब के नताइज हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब, राजा आमिर अब्बास और अलीना। बहरहाल फिर भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है, आला अदलिया, वो इसका नोटिस ज़रूर लेगी। और ये अब 21-22 दिन हो गए हैं और अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं आई, और आज इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरे हाथ पांव बांध के मुझे माइनस करके इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इसको बदलेंगे। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।
खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।